अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अपोजिशन बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट बनी है और ये जो अलायंस है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक को हतमी शक्ल दे रहा है। आज पीडीएम का तंजीम साजी के लिए इजलास होना था जो ना हो सका। अपोजिशन के पास इस एहतजाज के दो रास्ते हैं, एक रास्ता सड़कों पर निकलने का और दूसरा पार्लियामेंट से इस्तीफों का है। सड़कों पर निकलने के हवाले से फैसला हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम का शेड्यूल जारी किया है। 11 अक्टूबर को जो पीडीएम है वो पहला बड़ा जलसा कोयटा में करने जा रही है। क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अवाम को सड़कों पर निकाल सकेगी और फिर क्या इनके निकलने का हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा, ये एक अहम सवाल है। दूसरा जो ऑप्शन है वो इस्तीफों का है और इसे अभी अपोजिशन जो है वो एक इंतहाई के तौर पर देख रही है। वजीर आजम अगर ये कहते हैं कि अगर अपोजिशन ने ऐसा किया तो वो जिमनी इलेक्शन करा देंगे। करें इस्तीफे दे दे तो बहुत अच्छे से हम फिर से इलेक्शन करवा लेंगे। क्या इतनी ज्यादा नशिस्तों पे वाइबल ऑप्शन होगी? बिल्कुल होगी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नेशनल असेंबली। देखिए जी, अगर ये करना चाहते हैं, वो इलेक्शन करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें। देखिए ये जो मर्जी करना चाहें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं नदीम, मैं इनके लिए तैयार हूं। और मैं फिर से कहता हूं ये पाकिस्तान का एक फैसला कुन वक्त है। आज हम इनके ब्लैकमेलिंग के अंदर आ गए, याद रखना हमारे आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेंगी। दूसरी तरफ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी जो गिला शिकवा मियां नवाज शरीफ का है, उसके जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने बतौर वजीर आजम एक मुतबादिल रास्ता बताया और कहा कि अगर वो होते तो क्या करते। अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता और मैं उसको सैक करता। मैं इतना बुजदिल कि वो जनाब श्रीलंका गया हुआ है जहाज में, या तो मैंने उसको फारग करके किसी और को बुला दिया। जी मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधे टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। दूसरा मामला मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से है और मुस्लिम लीग नून के जो कुछ अरकान असम्बली थे जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। अब ये पंजाब असम्बली के जो अपने ही 5 अरकान थे उनको मुस्लिम लीग नून ने पार्टी से निकाल दिया। अपोजिशन के वो सेनेटर जो फेटफ के हवाले से कानून साजी के इजलास में जो है वो मौजूद नहीं थे, शरीक नहीं हुए थे, वहां पर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने उनको भी नोटिस जो है वो जारी कर दें। मियां नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी जो है वो भी लग चुकी है। हुकूमत मियां नवाज शरीफ का मवाजना बानी एमकेएम हुसैन से कर रही है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो मियां नवाज शरीफ पर और अपोजिशन का जो एजेंडा है इस पर भारत नवाजी का इल्जाम भी लगा दिया। देखें ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ के हवाले से की। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल सियासत का क्या होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ में करा दूं। जरताज गुल साहबा वफाकी वज़ीर ममलिकत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहबा आपके वक्त का। शैला रजा साहबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमें ज्वाइन करें। शैला साहबा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मगर पहले मैं चाहूंगा बात करें मियां जलील शरकपुरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई रुकन असम्बली हैं और पार्टी को इनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मियां जलील शरकपुरी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे ये बताइए, मुलाकातें आप लोग पहले भी करते थे मगर इस मरतबा पार्टी ने आपके हवाले से बड़ा सख्त फैसला किया है। क्या वजह आपको क्या समझ आती है? पहले जो कुछ हुआ उस पर एक्शन नहीं होना और अब जो कुछ हुआ उस पर जो है वो ये फैसला पार्टी का लेना। ये तो पार्टी के कायदीन ही इजाद कर सकते हैं जी। मैं तो अपनी राय दे सकता हूं कि ये फैसला बिल्कुल गैर मुनासिब है, जल्दबाजी में है और कोई ऐसा इकदाम नहीं है ना मेरी तरफ से ना किसी और साथी की तरफ से कि जो
जिसे पार्टी वायलेशन कहा जा सके। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मिलना मिलाना किसी को, और या छोटी मोटी बात पे इख्तलाफ राय हो जाना, तो ये जमहूरियत का हुस्न है। और इसको तो हम कहते हैं कि इख्तलाफ राय होता है जमहूरियत में, और कायदीन से भी इख्तलाफ किसी इशू के ऊपर हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी ने अमल तो वही करना है जो कायदे ने कहना है, लेकिन इख्तलाफ तो हो सकता है। अच्छा, मगर मुझे जलील शरकपुरी साहब ये बताइए, पार्टी के जो जरा हैं वो कहते हैं कि उन्होंने आप को नोटिस दिया और आप लोगों की तरफ से उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा सका इन मुलाकातों के हवाले से, और इस वजह से पार्टी ने यह कदम उठाया है। मैं अर्ज करता हूँ, मुझे जो नोटिस मिला है वो 2 दिन पहले मिला है, और वो 26 तारीख को साइन किया गया था। अब 26 तारीख के बाद जो 7 डेज में लिखा है कि विदिन 7 डेज जवाब दिया जाए, तो 7 डेज वर्किंग डेज ही गिने जाते हैं, और वो वर्किंग डेज खत्म होंगे 7 डेज ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे को। अच्छा, तो अभी कमिंग ट्यूसडे तक तो मेरा वेट करते हुए जवाब देने का। तो एक तरफ तो हम अदालतों के ऊपर एतराज कर रहे हैं और खुद ऐसे फैसले कर रहे हैं जो खुद मजाक मार रहे हैं, तो मतलब ये चीजें बिल्कुल कंट्राडिक्ट है एक दूसरे के खिलाफ। ऐसा फैसला करना जो बिल्कुल गैर कानूनी हो, गैर अखलाकी हो, गैर सियासी हो, और फिर हम ये कहें हम सियासी जमात हैं, हम जमहूरी जमात हैं, हम कानून की पासदारी कर रहे हैं, हम वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, तो इधर ये फैसले किस किस्म के हो रहे हैं। तो ये बहरहाल गैर मुनासिब फैसला है, और इंशाल्लाह ताला मेरा जवाब जाएगा तो मुझे उम्मीद है कायदीन उसको सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और अगर मेरे जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर शायद मैं उस पर गौर करूं कि क्या लक्ष्य है जिससे वो मुतमईन नहीं हो रहे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको सुना नहीं गया, आपको जवाब का मौका नहीं दिया गया, मगर अब एक तासुर जलील शरकपुरी साहब, आप लोगों की मुलाकातों के हवाले से ये भी है कि आप लोग कोई ये जो मुलाकातें कर रहे हैं वजीर आला पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आप लोग कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाना चाहते हैं, और आप जो लोग इसको लीड कर रहे हैं इन मुलाकातों को, वो इस फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है वो लीड करेंगे। ये बात दुरुस्त है? आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी इनफैक्ट कोई बात नहीं है। मतलब मैं जब भी कभी बात की है मैंने अपनी बात की है। पहले जब फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर साहब को मैं मिला था, पार्टी ने बुलाया, राना इकबाल साहब ने सबको बुलाया, जो भी, मैं तो अपने तौर पर मिला था, अकेला मिला था, मेरे साथ कोई और नहीं था, लेकिन दूसरे अपने तौर पर मिल रहे हैं, उनका अपना कोई इशू हो सकता है। तो बहरहाल मैंने उन्हें ये जवाब अर्ज किया कि ये इशू था और इसके लिए मुझे मिलना जरूरी था। तो राना इकबाल साहब थे और अता तारक साहब थे, बहरहाल वो फरमाने लगे कि चलो आपने मिल लिया, आइंदा ना मिलिए। तो मैंने उसी के साल पहले की बात है, तो मैंने उसी को अर्ज किया कि मैं ये वादा नहीं कर सकता, अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मिल लूंगा, महसूस ना करें। अच्छा, और वो चीफ मिनिस्टर हैं, हमने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन वो अक्सरियत ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। अगर कोई इलाके का इशू है तो हमें चीफ मिनिस्टर को ही जाके बताना है। नहीं तो चीफ मिनिस्टर कह सकता है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, फिर भी आप मुझे क्यों मिलते हो। अगर वो मोहब्बत करते हैं तो आपको क्या एतराज। तो बहरहाल मैंने तो स्टेट फॉरवर्ड पार्टी कमेटी को उस वक्त अर्ज कर दिया था कि मैं इस तस्वर के ऊपर पाबंदी नहीं कर सकता, ना इसको मैं अखलाकी, कानूनी या सियासी पाबंदी समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जलील शरकपुरी साहब। सरताज गुल साहब, आप जरा उस पर आते हैं, इस पर भी जरा करेंगे बात मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से, मगर ये लोग सब निकाल सके कि ऑपोजिशन, आप लोगों ने बार बार जो है वो चैलेंज भी करते हैं, 126 दिन का अपना जो धरना आपने दिया उसकी भी बात करते हैं, अब ये निकलने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लोग ये निकाल लेंगे? मैं तो रहमान ये समझती हूँ कि देखें, अभी आपने जितनी भी ये बातें सुनी और जितना आपने इंट्रो कहा, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज चूँकि वो स्पेशली जो PMLN है वो एक रॉयल्टी की तरह चली है। अच्छा। ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं, इसमें किसी और लीडर को 35-35, 40-40 सालों से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद अपने हरकतों की वजह से अपनी पार्टी PMLN को बंद गली के अंदर ले आए हैं। अच्छा। और पार्टी PMLN इस वक्त टूट फूट का शिकार है, और आज ये 5 लोगों को नोटिस दे रहे हैं। अगर ये अपने सेनेटर्स वाली कमेटी भी निकालें, जिस टाइम ये ऑनरेबल चेयरमैन संजरानी साहब के खिलाफ वो कर रहे थे, आप थोड़ा पीछे जाना चाह रही हैं। एग्जैक्टली, तो अगर उस कमेटी के भी ये लोग ले आए, और अब जो उनकी अपनी पार्टी में जो नवाज शरीफ का बयानिया है
एंटी स्टेट, उसके ऊपर अब आवाजें तो उठना शुरू हो गई हैं। और कल या परसों प्रॉबेबली आप ही के चैनल पे ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू था और उन्होंने जो एक दो बातें की, जब आज मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम नवाज की, तो उन्होंने जो अपना एक लीडरशिप का रोल बताया कि फलाना फलाना जो चेन ऑफ लीडरशिप बताया, उसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम तक नहीं लिया। मैं आपको जरा आपकी कथा कलामी माफ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये टूट फूट का शिकार है। ब्रेक के बाद आप इसी से बिल्कुल, कंटिन्यू आई कर विल लें। जी, मैं ब्रेक ले रहे, वापस आते और इंशाल्लाह रजा साहब से भी जो है वो इस बारे में बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी। ज़रताज गुल साहबा, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रही थी कि ये ऑपोजिशन, आपको लगता है कि इसमें इतना दमखम है कि ये अवाम को सड़कों पर निकाल लेगी और आप लोगों के लिए मुश्किल कर देगी? अच्छा, एक तो मैं अपोजिशन से के बारे में बात करने से पहले ना, मैं समझती हूँ कि मैं नवाज शरीफ और उनके किरदार के बारे में बात करना चाहती हूँ। एपीसी का जो उन्होंने, मैंने जरदारी साहब की भी तकरीर सुनी है, मैंने बाकियों की भी सुनी, मौलाना फजल रहमान की तो उन्होंने ऑन एयर नहीं होने दी। उस पूरे एपीसी में जो है नवाज शरीफ का बयान है, जो एंटी स्टेट है, उसने यरगमाल बनाए रखा। अब भी जो बाप बेटी किरदार अदा कर रहे हैं, बेसिकली अपोजिशन पार्टियों की तो बाद में बात होगी। फॉर एग्जांपल हम पीपल्स पार्टी के बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या वो अपनी 12 साल की सिंध की गवर्नमेंट से इस्तीफा देंगे या वो अपने खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के होते हुए कैसे अपने खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे, ये तो मैं बाद के रोल की बात बता रही हूँ। लेकिन एंटी स्टेट एक बयान है जो नवाज शरीफ साहब मुसलसल हैमर करें, दूसरे तरीके से वहां जाके अपने एलची भिजवाते हैं, जाके वाकई पांव पकड़ते हैं। उनकी बेटी जस्टिस को डिनाई करी है, वो कह रही है कि 4 घंटे की एक उनकी मीटिंग भी थी और नवाज शरीफ साहब के बारे में और मरियम नवाज के बारे में बात होनी थी। वहां से उनको टका सा जवाब देता है कि आप अदालतों के मामला अदालत में जाके फेस कर लें, सियासी मामला आप जाके पार्लियामेंट में हल करें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब, चूंकि ये मीटिंग बाद में एक्सपोज होती है, ये जाके खुदकुश बमबार ऑनलाइन बन जाते हैं, एपीसी के ऊपर भी और उसके ऊपर भी, अपने फौज के इदारों के बारे में। अब फौज के इदारों के या अपने कौमी इदारों को मिलान करना, जिसके बारे में उन्होंने ओत दिया दफा के वजीर आजम रहे थे, क्या एक इतने बड़े पब्लिक ऑफिस होल्डर को जो 3 दफा का वजीर आजम रहा हो, जिसने मुल्क की पासदारी का, इज्जत का, सीक्रेट्स का, नेशनल सीक्रेट्स का जिसने ओत लिया हो, क्या उसको ये सूट करता है कि वो लंदन से बैठ के उन्हीं इदारों के सीक्रेट्स आउट करे, उन्हीं इदारों के बारे में बयान दे? आप ये कह रही हैं कि ये जो बयानिया है, नून लीग का बयान है, इस वक्त जो अपोजिशन का बयानिया था उस पर हावी हो गया हुआ है, हावी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जब ये लोग आपस में बैठेंगे तो क्या ये इनसे ये सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने तो बाकी लीडरान की सुनी है बातें, वो तो उस तरह की नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद रहमान सॉरी जो रही सी कसर बाकी रह जाती है, वो फिर उनकी बेटी पूरे कर लेती है, मानती भी है कि हम जाके फौज से एनआरओ मांगते हैं, मानती भी है, फिर वहां पे रिजेक्शन के बाद आके अपनी इदारों को मिलान करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बाद में बारी आएगी कि ये रैली निकालेंगे। इनफैक्ट ये तो बड़े एक्सपोज्ड हो गए हैं ना, नवाज शरीफ ने ऑलरेडी इनको डैमेज कर दिया है। नून लीग का भी जो मौक़िफ़ है वो इस पर ले सके। बट शाला साहब, ये जो सवाल है कि क्या इस वक्त जो नून लीग का बयानिया है, और वो बड़ा जारहाना जो है वो बयानिया है, वो इस वक्त जो है वो पीडीएम कह लें या अपोजिशन का अलायंस कह लें या एक मुश्तरका अपोजिशन का जो बयानिया है, उस पर हावी हो गया है? और मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे पैनल में कोई नून लीग का नहीं है तो मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है मुझे इसकी इजाजत नहीं देती कि मैं उनके बारे में बात करूं, क्योंकि उनको खुद बताना चाहिए। और उनके खिलाफ भी अगर कोई बोल रहा है तो ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है कि जहाँ पे कोई अपने दिफा के लिए मौजूद नहीं है हम उन पे बात करें। अच्छा जी, देखिए बात ये है कि एक पीडीएम है और पीडीएम ने एक 26 नुकाती एजेंडा बनाया है। उस एजेंडे के मुताबिक जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू होगी और अपनी अपनी सबकी पार्टी है, अपनी पार्टी के अपने नजरियात है और हम जो है उस प्लेटफॉर्म को जो है अब इस 26 नुकाती एजेंडे पे लेके चलेंगे। अब आपने एक इंट्रो दिया था और उसमें आपने कहा था कि वजीर आजम के कुछ फरमूदात सुनाए थे, तो मैं भी ये समझती हूँ कि इस्तीफा तो सिर्फ आप फिरदौस शमीम नकवी से ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं हुमा कारदार से, और तो आप किसी से इस्तीफा नहीं ले सकते। सेकंड ये
कि आप जो इलेक्शन कराने की बात करते हैं कि ये इस्तीफे दें तो मैं इलेक्शन करा दूं, तो अगर आपको इलेक्शन कराने होते तो पाकिस्तान के आइन पे चलते हुए पहले तो आप पंजाब के बल्दियाती इदारों को खत्म ना करते और खत्म करते तो केपी के भी और अभी के आप इलेक्शन करा चुके होते। आप तो अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शन नहीं करा सके, तो ये वाले इलेक्शन तो आप कराएंगे ही नहीं। और फिर आगे जो आपकी कारकर्दगी है 2 साल की, उसमें क्या पीपल्स पार्टी इस इंतहाई कदम से कंफर्टेबल होगी? क्योंकि ये बात बहुत की जा रही है कि आने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी सिंध में है, पीपल्स पार्टी को सेनेट के अंदर असेंबली में अक्सरियत पहले से ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा मिलेंगी, तो शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफों वाली ऑप्शन के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी आपने काहिरा साहब की बात सुनी होगी और उसमें यही कहा गया कि हम जो है पीडीएम की एक एक बात पर सब मिलकर अमल करेंगे। और सीधी बात यह है कि 2 ऑप्शंस तो पीडीएम जरूर गौर कर रही है। ये इस्तीफे तो मैं यही समझ रहा हूं, बिल्कुल हर वो कदम जो आइन के दायरे में होगा, हर वो कदम जो आइन के दायरे में होगा वो हमारी डिमांड होगी, हम उस पर अमल करेंगे। अब ये बात इन्होंने जरताज गुल साहिबा ने की कि पीपल्स पार्टी कैसे अपने खिलाफ मुजाहरा करेगी। बीबी, पीपल्स पार्टी की वजह से पाकिस्तान की मईशियत नेगेटिव नहीं हुई और ना कोरोना की वजह से हुई। लास्ट ईयर 1.9 था जीडीपी और इस साल कोरोना मार्च के आखिर में आया और हमारी मईशत माइनस गई। और ये पीपल्स पार्टी की वजह से पाकिस्तान महंगाई में पहले नंबर पे नहीं आया, ये आपकी वजह से आया है। और ये पीपल्स पार्टी की वजह से ये दवाएं जो हैं 2 दफा 550% इसमें इजाफा नहीं हुआ, आपकी वजह से हुआ है। ये जो आटा है और ये जो चीनी की माफिया है, ये मेरे पास नहीं बैठी हुई, आपके पास बैठी हुई है, जिसको ना और अच्छी जगहें दे दी। यूटिलिटी स्टोर पे चीजें महंगी हुई थी और उसके बाद गायब हो गई। ये पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुई, ये आपकी वजह से हुई है। ये जो आपके जो कर्जे पड़े हैं ये हमारी वजह से नहीं हुए, ये आपकी वजह से हुए। एक जगह से कर्जा लेते हैं, दूसरी जगह का कर्जा दे देते हैं। तो ये बातें लोगों को समझ में आती है। हाँ, समझ में बेचारे उन लोगों के नहीं आ सकती जो मजबूरी से एनआरओ देख के आपकी हुकूमत बनाई गई है। एमक्यूएम को नहीं समझ आती, वरना एमक्यूएम पहले जो है हमारे जमाने में जब पेट्रोल की कीमत हाईएस्ट लेवल पे थी और जो बिजली की कीमत बढ़ते बढ़ते 4 रुपए तक आई, तो उसने 3 दफा हुकूमत छोड़ी, लेकिन अभी मुंह में एलपी डाल के आपके साथ है। हम बात कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सबके खिलाफ। वो कह रही है सूबा को तोड़ो। तो अब एक दूसरा एनआरओ अब आपने एक फैक्टर, अब आपने उसकी तरफ इशारा कर दिया और आपने बता भी महंगाई या बेरोजगारी, परफॉर्मेंस इश्यूज इसको कह लें। मगर मैं साथ एक और जरताज साहब ऐड कर देता हूँ, गिरफ्तारियां ऑपोजिशन की, क्या ये जो है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ऑपोजिशन जी एक मिनट दीजिएगा, मैं ये जरा चीज जरा पूछ लूं। जी आ रही है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा शाला साहबा। ये जो दोनों चीजें हैं, क्या ये ऑपोजिशन का काम आसान नहीं बना देंगी? अच्छा, एक तो रहमान ये कि ये भी फिर पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, जो इतनी उम्र में बड़े हों और इतनी सालों से हुकूमत कर रहे हैं और अपने आप को बड़े डेमोक्रेट्स कहते हो, तो ये भी फिर पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है कि जो पार्टी इस वक्त जो सिंध में इनके साथ है एमकेएम पाकिस्तान, वो इस वक्त उनका यहाँ पे स्पोक्स पर्सन ना बैठा हो और शैला बीबी इतनी उम्र में बड़ी होकर उन पर क्रिटिसिज्म करे, तो ये भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर बता ये लोग उनसे खौफजदा हैं तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। सेकंड बात ये कि आपने महंगाई के बारे में बात की, मसला ये लाड़काना को एड्स ज्यादा तो पीटीआई ने नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी ने बनाया है। कराची को गन ज्यादा तो पीटीआई ने नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी ने बनाया। और जो पता नहीं कितने लाख लोगों को कुत्तों ने काट लिया, आपके पास दवाई नहीं थी, वो तो पीटीआई ने तो नहीं किया, वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की है। फिर अगर आपके पास सिंध में जो गंदम जो है वो 3 मिलियन टन गंदम चूहे खा जाती है, तो पीटीआई की हुकूमत ने तो नहीं की, वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से है। फिर अगर आपकी 12 साल से हुकूमत है और आप अपना कोई इदारा वहां से नहीं चला सक रहे हैं और आपके स्कूलों के अंदर जो है वो जानवर बंधे हुए हो, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किए, वो तो
पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस वाले इशू पे और इस्तीफों वाले पर आ जाएं। मैं ये कह रहे कहना हैं कि चाह वो रही हूँ इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाह। आई थिंक शी वाज वेरी क्लियर ऑन दिस। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो है वो इस्तीफा स्टार्ट करें, स्टार्ट करेंगे। उनके मुकाबले में इंशाल्लाह मुराद सईद इलेक्शन लड़ेगा, मुंह की खाएंगे। ऑलरेडी कराची में मुराद सईद आपको लगता है कि बिलावल के मुकाबले में इलेक्शन कोई भी हम लीडर खड़ा कर देंगे? क्या क्रेडिबिलिटी है? मुझे एक बात बताएं, ये क्रेडिबिलिटी है कि जब बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। कराची यूं है, इस्लामाबाद यूं है। अपने फरमुदाते बिलावल भी इन्होंने जरा चेक किए हैं, जिसके ऊपर दुनिया हंसी है। मगर आपका ये आर्गुमेंट है कि पीपल्स पार्टी ये कदम जो है वो नहीं उठाएगी, जरूरत ही नहीं है इनमें। किस तरह ये सिंध में हुकूमत के बगैर रह सकते हैं? कराची से ये लोग हार गए हैं। इनको ऑनरेबल जजेस साहिबा ने कहा कि लाड़काना आपका सियासी किबला है, सियासी किबले को तो डाइन भी छोड़ देती, आप लोगों ने ये हाल कर दिया है। अच्छा। तो ये वो उनको वहां से जीतते हैं। अब इनको पता है कि अगली दफा वहां से इलेक्शन, ये क्या इलेक्शन के बगैर रह सकते हैं? अच्छा। क्या ये हुकूमत के बगैर रह सकते हैं? कॉन्टिन्यूटी इनकी 12 साल से, 12 साल में कराची को बचाने के लिए तो ये हमारी तरफ देखते हैं। 1200 अरब का पैकेज तो हम देते हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत जो है वो सिंध के अंदर है। 31% नहीं दे सकती, नहीं रह सकती है। मैं इसका जवाब शैलेश अच्छा, साहब, कल बिलावल जरदारी साहब का इस्तीफा भिजवा देना। अच्छा, शैलेश साहब, पीपल्स पार्टी हुकूमत के बगैर रह सकती है या नहीं रह सकती? एक ब्रेक के बाद इसका जो है वो जुड़िएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शैला रज़ा साहबा, आप लोगों का जो अलायंस है उस हवाले से हुकूमत बार बार सवाल उठा रही है। और एक तो मुस्लिम लीग नून का जो जारहाना बयानिया है मुक्तदर हलकों के हवाले से, पहला सवाल नंबर 1 ये है कि क्या पीपल्स पार्टी उस बयानिए को सपोर्ट करती है या नहीं। दूसरा, फिर इन पार्टियों का जो साथ चलना, आप कोयटा में इकट्ठा जलसा करेंगे। आमतौर पर एक पार्टी के लिए जलसा करना आसान होता है, मगर इस तरह के अलायंसेस के लिए जो है जहां पर मुश्किल हो जाता है। और एक एग्जांपल उसकी देख लें, ख्वाजा आसिफ ने जो आसिफ अली जरदारी के हवाले से कहा, और फिर एतजाज हसन साहब ने जो है वो जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा। क्या आपको लगता है ये रिलेशनशिप जो है ये निभ पाएगी? अच्छा देखिए, अगर निभ गई तो मुआवजा ना निभी तो कोई खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी एक पीडीएम बनने से पहले भी जब गुर्बतें हो रही थी तो हुकूमत इतने इनसिक्योर जोन में थी कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी कोई कारकर्दगी नहीं है सिवाय बीआरटी के, पेशावर के, उसको 50-50 तर्जुमानों की जरूरत पड़ रही है। और कल जो वजीर आजम के फरमानात थे उसके साथ साथ आज भी इजलास 50 तर्जुमानों का हुआ कि कैसे जो है जवाब दिया जाए। और अभी इतनी इनसिक्योर थी कि मैं तारीफ कर रही थी कि इनको इस तरह एनआरओ दिया गया कि वो एमक्यूएम जो कातिल थी, जो कि इतनी सी बात पर हुकूमत छोड़ देती थी, 3 दफा छोड़ी कि 4 रुपए तक कैसे गया, इन्होंने मेरी बात को उस तरह का जवाब देके दिया। हालांकि मैं इनको ये बता रही थी कि आप एनआरओ लेकर गए हैं, जिस आदमी ने आपका जहाज उड़ाकर आपको एनआरओ दिया, पंजाब की हुकूमत बनाई, और आपने उसको जवाब में एनआरओ देके जहाज से बाहर भेजा, तो आपकी हुकूमत एनआरओ पे खड़ी है। जिनको आपने डाकू कहा वो आपके साथ है, जिनको आपने चपरासी ना समझा वो आपके साथ है, और उनकी आपके से इतनी हिम्मत हो गई, पता नहीं किससे तर्जुमान बन के खैर एक ही दिन के लिए थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो है सारा काम आइन के दायरे कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहां तक सिंध में जब तक इनको पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं मालूम, मैं इनको ये बताती हूँ कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी ऑपोजिशन की जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और 4 साल की जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट, जिनके लिए कल वजीर आजम के मुंह पे उन्हीं का क्लिप धड़ से मारा गया। कल उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए जो फरमाया उसके जवाब में उन्हीं का क्लिप उन्हें दिखाया गया, क्योंकि ये वाहिद वजीर आजम है जिनको उन्हीं की क्लिप की मार दी जाती है कि मैं कायदे आजम के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझता हूँ। तो कल उन्होंने कुछ और कह दिया बौखलाहट में, खैर वो तो हमें कैसी बातें करते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे कि सिंध में जो हमारे गवर्नमेंट है कभी स्ट्रैटेजी करे तो आपको पता चलेगा कि कुत्तों को सबसे कुत्तों ने जो सबसे ज्यादा काटा वो पंजाब में, और सबसे ज्यादा जो एड्स के मरीज है वो शेखोपुरा और सवारी में। लेकिन बस रटा बैठाया सबक है, 50 तर्जुमानों ने जो सबक दे दिया, कारकर्दगी कुछ है नहीं। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं 437 हॉस्पिटल, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है सबसे अच्छे सिंध में।
और जो तालीमी इदारे हैं उनके लिए अलिफ ऐलान ये कहता है मगर ये कि अगर आप देखें अब ये मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हुई हैं, मौलाना फजल रहमान जो है वो भी अपना मौका बड़ा खुल कर दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ऐसा लगता है कि वो शहबाज शरीफ जो है वो उनकी गिरफ्तारी के बाद अब क्योंकि मरीम नवाज इसको चला दी, तो जो जारहाना तर्ज अमल मुस्लिम लीग नून का है, क्या आपकी जमात उसकी हामी है, उसको एंडोर्स करती है जो उनका मौकिफ है, या फिर आपका मौकिफ जो है वो उनसे अलग है? देखिए, जहां तक बात है मुस्लिम लीग की, जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे तो मैं ये समझती हूँ कि किसी ने इतराज नहीं उठाया। हम जब कोई इतराज उठाते थे वो एक पॉलिटिकल वाला था, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि जी उन्होंने 5 धमाके उनकी हुकूमत में नहीं हुए। कभी उनके जमाने में ये बात नहीं हुई जब तक वो यहाँ थे कि अभी जो एक समझी PTI ने बड़ी बिगाड़ सी दी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सही किया और उन्होंने सही एक तरीके से एक काम को करा, जैसे कि कोर्ट ने कहा था। अब ये अचानक इस तरह की बातें, तो इस तरह से इससे ज्यादा बहुत बुरी बातें वजीर आजम साहब की है। याद दिलाऊं, आपका प्रोग्राम चला देगा, याद दिलाऊं? तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वो कोई बात है अपनी पार्टी की मीटिंग में कर रहे, और जो जलसे होंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन क्या बात कर रहा है और हमसे ज्यादा कौन होगा इस मुल्क के लिए अपने जाने देने वाला, इस मुल्क की आयन की हिफाजत करने वाला, इस मुल्क में पार्लियामेंट करने वाला। क्योंकि अपनी ऑपोजिशन में तो इमरान ने कहा था कि मैं पार्लियामेंट में लानत भेजता हूँ। ठीक है, राइट। ये वजीर आजम ने कल इंटरव्यू में कहा कि मियां नवाज शरीफ बड़ा खतरनाक खेल जो है वो खेल रहे हैं, और उन्होंने उनके ऊपर जो है वो भारत नवाजी का भी जो है वो इल्जाम लगाया। क्यों वजीर आजम को ये लग रहा है कि ये सबके पीछे जो है वो इसका फायदा जो है वो भारत को हो रहा है? जो कुछ ऑपोजिशन तो कहती है हम तो अपना एक आईनी हक है और हुकूमत के खिलाफ निकलने का, वो हक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं रहमान बार अपोजिशन और PMLN को मैं अलग कर रही हूँ। अच्छा, इसलिए कि जो वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, 2% टोटल उन्होंने वोट लिया। मतलब उनके पास जो है वो पार्लियामान के अंदर उनके पास जो है वो सीटें नहीं है, पार्लियामान के अंदर नहीं है। सेकंड बात ये कि लास्ट टाइम भी जब वो यहाँ पे धरना देने के लिए आए थे तो तमाम ने उनका कंधा यूज किया, रेंटे क्राउड था, कंटेनर पे जाके सबने सेल्फियां उतरवाई, लेकिन उनके साथ किसी ने साथ नहीं दिया। हमने गवर्नमेंट ने बड़ा आराम से उनको अलाउ किया कि वो आए यहाँ कि आप सिट इन दें। वो ऑलरेडी ही इनमें ट्रस्ट डेफिसिट है। सेकंड टाइम अभी जो इनकी APC हुई तो उसमें तो इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर ही नहीं दिखाई, वो गिला आपने इनका देखा होगा। अब मैं आ जाती हूँ मियां नवाज शरीफ साहब से। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अनफॉर्चुनेटली जिंदगी के उस स्टेज के ऊपर आ गए कि एक तो ये कि शायद उनके खौफ इतने ज्यादा बढ़ गए, एक तो ये कि ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टियां हैं, ये रॉयल्टी की तरह चलती हैं। अच्छा। इन पॉलिटिकल पार्टीज में आज तक कोई नया लीडर नहीं बन सका, जो नया लीडर बनता है उसको ये लोग ऑलरेडी डिस्क्रेडिट कर देते हैं। अब सियासत में से मियां नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि वो एक तो कन्विक्टेड क्रिमिनल भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, उनको दोबारा से वो वज़ीर आज़म बन भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी को बंदगली के अंदर ले आए, वो अपनी पार्टी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं ताकि ये पॉलिटिकल, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता तो मेरी पार्टी में कभी कोई कुछ ना बने। अच्छा, सेकंड बात ये कि हम क्यों कहते हैं कि ये एंटी स्टेट बयानिया है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बयान है वो पूरे पाकिस्तान का बयानिया है। हमारी ही गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आप इजाजत दे दें कि ये जो ये बयानिया देते हैं इसको नशर कर दिया जाए। वो नशर हुआ, ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंदन से बैठ के खुदकुश हमला किया APC पे, इदारों के ऊपर उन्होंने हमला किया। और मेरा ख्याल है ऑपोजिशन की अगर आप बात कर लें, क्योंकि देखिए नंबर 1 PMLN का कोई स्पोक्स पर्सन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और आवेश में अभी भी जो है वो कह रहा हूँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से जो है वो PMLN का मौक़िफ़ ले सके। मगर दूसरी चीज जो ऑपोजिशन कह रही है कि जिस चीज को एंटी स्टेट से ताबीर कर रही है आपकी हुकूमत, वो असल में 2018 के इंतखाबात की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवालात है। उस पर सवालात उठाने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई एंटी स्टेट जो है वो बयानिया है। देखिए,
मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के कह रहे हैं कि मैं लंदन के, मेफेयर के, पार्कलैंड्स के महंगे तरीन अपार्टमेंट से बैठ के पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करूंगा, अटैक करूंगा, मेरे लिए लोग निकले। खुद लंदन में बैठे हुए हो तो लोग उनके लिए क्यों निकले? अच्छा, सेकंड बात ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, क्या भुट्टो साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद कहते हैं कि ये अच्छा लीडर था, क्या जरदारी साहब मानते हैं कि ये भुट्टो का फलसफा है पीपल्स पार्टी में? क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे देगी? क्या ये उसके बगैर रह सकते हैं? ठीक है, क्या ये अपने सेनेटर्स को सारों को हटा देंगे? इन्होंने भी तो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया था ना, वो सेनेट्स की कमेटी इनकी कहां चले गई है? अब बारी आ जाती है मियां नवाज शरीफ साहब की। जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करते हैं, वो क्यों मिलाइन करते हैं? वो कहते हैं फौज की मुदाखलत तो हो लेकिन मेरे हक में हो, अदालत बयान तो दे, फैसला तो दे, लेकिन मेरे हक में दे, वरना वो नाइंसाफी है। खुद उन्होंने माना कि जुबैर साहब 4 घंटे की मीटिंग के लिए गए, उन्होंने वहां जाके कहा कि आप हमें एनआरओ प्लस दे दें। फैटफ के बिल के शर्मिंदगी के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की बात की, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कौन करना चाहता है? चलो मैं इस पर इंडिया करना चाहता है। तो इनका ये जो बयानिया है ये अब एक्सपोज हो गए हैं। ये तमाम सियासत को खत्म करें। जो ये शोकास भी नोटिस भेज रहे हैं, ये एक को नहीं कितने लोगों को शोकास नोटिस भेजेंगे? आखिरकार तो पॉलिटिकल पार्टियों में क्वेश्चंस होने हैं ना। क्या और इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि मुझे जरदारी साहब के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और कमर जमान कायरा साहब और इवन एतजाज अहसन साहब जो कह रहे हैं कि हमें नवाज शरीफ साहब से थोड़ा देख के हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा सिर्फ सवाल ये कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ कहती रही हैं कि लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के निकालूंगा पैसे, वो जब अपने जाती मफाद के लिए इकट्ठी हो गई हैं, क्या उनका नैरेटिव अब दोबारा से एक फ्लॉप धरने के बाद बिकेगा? नहीं बिकेगा। ब्रेक के बाद जो है वो इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या आवाम सड़कों पर निकलेगी या नहीं? और फिर जो वजीर आजम अपोजिशन के एजेंडे के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं शैला रजा साहबा तो आपसे रहमान प्लीज मेरी एक बात, आप प्लीज उनसे बीबी से बात जरूर बात कर लें। मेरी आपसे क्लास थी, आपने ये फरमाया कि ये जो अपोजिशन है ये कहती है कि 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड था। कानूनी हैसियत पर जो है वो सवाल कानूनी हैसियत पे, जिसको आप लोग ये कहते हैं कि वो अगर बात करते हैं तो वो एंटी स्टेट बात हो जाती है। नहीं, वो जो नवाज शरीफ का बयान है वो एंटी स्टेट है। और अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी कह रही कि इलेक्शन रिग्ड था, तो मेरा सिर्फ सवाल है 2018 के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो पिटीशन थी वो 300 थी। अच्छा, ठीक है, और उसमें हमने 4 हल्के को खोलने को कहा था, और उसमें सबसे ज्यादा पिटीशन हमारी थी, और हमने कहा रिग्ड इलेक्शन है, और 4 के 4 हल्के जब खोले सबके सब हमने जो वो जीते और वो रिग्ड थे। 2018 के बाद अगर अपोजिशन कहती है कि रिग्ड इलेक्शन था, ओनली 90 पिटीशन है 2013 के मुकाबले में, उसमें भी सबसे ज्यादा पीटीआई की इलेक्शन है जो हमारे लोगों ने दी है कि हमारे साथ धांधली हुई है। ये लोग कितनी उसके अंदर गए हैं। दूसरी बात, क्या शहबाज शरीफ साहब जिस सीट के ऊपर जीत के आए वो रिग्ड नहीं है? अच्छा इसे 2018 में हमजा शहबाज जीत के आए वो रिग्ड नहीं है? बिलावल जो आए तो क्या वो रिग्ड इलेक्शन नहीं है? जरदारी साहब जो एमएनए बन गए क्या वो रिग्ड इलेक्शन नहीं है? यानी हमारी सीटें रिग्ड इलेक्शन के फायदे की बात है, या वाकई जो है वो 2018 के इंतखाबात की जो हैसियत है उसको अपोजिशन इस वक्त जो है वो चैलेंज कर रही है? जी, मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगी कि मुझे उस शख्स का नाम बता दें इनकी पार्टी में, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड कह रही हैं कि अगर इमरान खान अपने अलावा किसी को वजीर आजम बनाना पसंद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एहसास चाहता है कि यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ को बाकायदा वजीर आजम भी बनाया और मखदूम साहब का भी नाम था। और जहां तक क्योंकि PMLN भी नहीं है तो शाहिद खाकान अब्बासी भी उनके अलावा बने, तो थोड़ा सा समझा करें कि जो विरसा होता है ना उसको, या जो नजरिया जो होता है उसकी पुख्तगी ये शो करती है जब खानदान के दूसरे लोग भी पैदा चले। अगर अपनी ही औलाद नजरिए के साथ ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, या फैमिली वो नजरिया नहीं होता, सिर्फ ताकत दी जाती है कहीं से। दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमारे नजरियाती इख्तलाफात थे, गिलगित बल्तिस्तान में भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े और आइंदा भी लड़ेंगे। हमारी सारी जो इस वक्त तमाम ऑपोजिशन पार्टीज है कोई यूनाइट हुई है इनकी अवाम दुश्मन और वो दुश्मन पॉलिसीज पे। और जहां तक बात है इन्होंने कहा कि भाई ख्वाजा आसिफ और ये वो,
अपनी पार्टी का तो हाल देखिए, हम तो 2 वर्ष में कोई पार्टी थे, अपनी पार्टी का हाल देखिए ना। शौकत खानम के ऊपर एक बार यास्मीन राशिद पे एतबार और एक नवाज शरीफ के बाहर जाने पे, ना ही हुकूमत के इदारों पे कि जिन हॉस्पिटल्स में और जिन लैब्स में उसकी सही रिपोर्ट थी। अपनी पार्टी का हाल देखिए, ना ही कुछ इतनी सी कि अगर डॉक्टर नकवी ने कराची के लिए आवाज बुलंद कर दी कि कैसे आए हमारे, हम तो इतने खुशकिस्मत हैं। अच्छा, भुट्टो साहब और मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।